हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मृदा निर्माण के कारक हमें पढ़ना था, ठीक है ना। मृदा निर्माण के कारक में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो इसके 5 मूल कारक है। इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, मृदा, ठीक है ना, मृदा निर्माण में हमने थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे पेडोलॉजिस्ट है, सॉरी पेडोलॉजी है। तो पेडोलॉजी क्या है कि एक मृदा विज्ञान है। पेडोलॉजी जो शब्द है मृदा विज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है, और जो पेडोलॉजिस्ट है वो एक मृदा वैज्ञानिक के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। तो मृदा निर्माण के कारक के 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। पहला है, ठीक है ना, मूल पदार्थ, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु, चौथा है जैविक क्रियाएं, और पांचवा है क्या, समय, ठीक है ना। तो ये सब किस में काम आते हैं, तो मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं, मतलब इनमें से सभी एक साथ ही क्या होते हैं कि कार्यरत होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक कारक ही काम करता है एक समय पर, तो सभी एक साथ कारक रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण, एक दूसरे को कार्यों को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि जलवायु, ठीक है ना। पहला क्या है हमारा, इसमें जलवायु दिया है। तो जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, ठीक है ना। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं बाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसम एवं दैनिक भिन्नता, ठीक है ना। तो जो प्रवणता है, ठीक है ना, तो ये क्या करती है कि, ठीक है ना, जलवायु की प्रवणता, ठीक, कहीं पर जलवायु गर्म है, कहीं पर ठंडी है, ठीक है ना। और वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता, ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। तापक्रम एवं मौसम दैनिक दशाएं या दैनिक भिन्नता, ठीक है ना, ये भी तापमान को प्रभावित करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। मूल पदार्थ में हम लोग देखते हैं कि पैरेंट मटेरियल। पैरेंट मटेरियल में देखिए, मृदा जब अपने स्थान पर टूटती फूटती है, या सॉरी, जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होती है कि ये जो मूल पदार्थ से ही ये चट्टानें टूटती फूटती हैं, इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसे ही कहते हैं क्या, कि पैरेंट मटेरियल। मृदा निर्माण में मूल शैलें एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल शैल कोई भी स्वस्थानीय या उस स्थान पर अपक्षयित शैल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कण, मलबा के कणों का विन्यास तथा शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई तथा विचारणीय तत्व होते हैं। असमान शैल पर मृदाओं में अंतर हो जा सकता है। असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती, तो मृदाओं के मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कहने का मतलब ये है इसमें कि मिट्टी का निर्माण गठन जो है मलबा के आकार, संरचना, ठीक है ना, शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। किस प्रकार के खनिज है, मतलब शैलें किस प्रकार की रही हैं, उनका किस तरह से अपक्षय किस तरह से हुआ है, वो किस तरह से टूटी फूटी है, ये सब चीज़ें मिट्टी के निर्माण में क्या करती है कि महत्व रखती है, ठीक है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार पर शैल मृदाओं के अंतर हो सकता है, ठीक है ना, मृदाओं में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। परंतु असमान आधार पर जो मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु मृदाएं जब बहुत ही नई होती हैं, ठीक है ना, जब तुरंत बनी हुई होती हैं, परिपक्व मतलब कि पूरी तरह से विकसित नहीं होती, तो मृदाओं एवं शैलों के प्रकार में क्या है कि घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि तब वे ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाती, ज़्यादा रूपांतरित नहीं हो पाती अपने मूल रूप में, मतलब बिल्कुल से परिपक्व नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि जो पुरानी, जो जिन चट्टानों से वो बनती हैं, उनका स्वरूप कहीं ना कहीं उसमें झलकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ चूना क्षेत्र,
ठीक है ना, में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टी मूल शैल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। ठीक है ना, जो लाइमस्टोन एरियाज हैं वहाँ पर भी क्या होती है, वहाँ पर क्या होती है कि मिट्टी अलग तरीके से ही दिखती है, समझ में आती है कि ये लाइमस्टोन से बनी हुई या मतलब कि चूना पत्थर से बनी हुई मिट्टी है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को कि मूल पदार्थ या सेल किस तरह से काम करता है। तो देखिए, जब पृथ्वी हमारी क्या थी, पूरी तरह से गर्म थी, उसके बाद फिर ठंडी हुई। ठीक है ना, उसके बाद फिर मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है ना, पहले तो एकदम से तप्त अवस्था में थी, फिर ये प्रोसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं किस तरह से हुई। तो इसमें फिर पत्थर से फिर क्या हुआ कि मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इतना तो क्लियर ही है कि जो मूल इसका जो मूल शैल है, ठीक है ना, जो मूल इसका पदार्थ है वो चट्टानें ही रही होंगी, क्योंकि चट्टानों के अलावा तो और तो कुछ पृथ्वी पर विशेष नहीं था, गैसें थी। ठीक है ना, तो चट्टानों से ही क्या है कि इसका मूल है, यानी पेरेंट मटेरियल जो है वो चट्टानें हैं। ठीक है ना, किसका, मिट्टी का। आगे देखते हैं हम लोग स्थलाकृति उच्चावच। तो टोपोग्राफी किस तरह से प्रभावित करती है। तो मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। ठीक है ना, ये काम कुछ नहीं करता है। टोपोग्राफी यानी उच्चावच का मतलब होता है कि मैदानी क्षेत्र, ढाल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या कहीं पर, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये स्थलाकृति ये उच्चावच कहलाते हैं। तो ये रहते तो निष्क्रिय है लेकिन फिर भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, स्थलाकृति मूल पदार्थ से अनाच्छादन तथा अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के बीच के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातली एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ में भी प्रभावित करती है। ठीक है ना, तीव्र ढालों पर मृदा छिछली, सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी। देखिए एकदम से अगर थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में, तो एकदम है कि जैसे मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर कटाव तो कम होगा मिट्टी का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मिट्टी की परत क्या होगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है ना, और जैसे मान लीजिए कोई ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितनी भी मिट्टी जमा होगी लेकिन समय समय पर क्या होगा कि इसका कटाव होगा, और ये क्या होगी कि इसका कटाव निश्चित हो जाता है, क्योंकि ये ढाल है तो यहाँ पर कम मोटी परत मिलेगी। ठीक है ना, और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर अधिक मोटी परत मिलेगी। तो इस तरह से स्थलाकृति क्या करती है कि मिट्टी को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो वही ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि तीव्र ढालों पर क्या है कि मृदा छिछली तथा उच्च सपाट क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों में जहाँ अपर्दन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। ठीक है ना, समतल सपाट क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं जैविक क्रियाएं। तो हमने देखा कि किस तरह से जलवायु प्रभावित करती है और मूल पदार्थ किस तरह से काम करता है मिट्टी को बनाने में, जलवायु किस तरह से काम करती है, और फिर क्या काम करता है, स्थलाकृति किस तरह से इसको प्रभावित करती है, जैविक क्रियाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो जैविक क्रियाओं में देखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में देखें अगर हम लोग, तो जो वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैव अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिज का विनियोजन करने में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य का गहनता ठंड एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। देखिए, जो इसमें ये कहा गया है कि जैविक क्रियाएं किस तरह से काम करती हैं, तो ये हमें बताया गया है कि जैसे कुछ जो पेड़ों की पत्तियां हैं या सड़े गले पेड़ के जो अंश हैं वनस्पति के, वो इसमें मिलते हैं। ठीक है ना, जीव जंतुओं के भी मिलते हैं और किसके, वनस्पति के भी मिलते हैं। इससे मिट्टी में क्या है कि ह्यूमस बढ़ता है। ठीक है, जिससे मिट्टी क्या होती है, अधिक उत्पादन होता है। मतलब मिट्टी जो है अधिक उत्पादन में सक्षम बन जाती है। ठीक है ना, बैक्टीरिया कार्य को इसमें बताया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया वृद्धि दर धीमी होती है। देखिए, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जलवायु के बारे में बताया गया आप लोगों को। गर्म जलवायु में क्या होते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, अधिक पनपते हैं। ठीक है ना, और ठंडी जलवायु में क्या है, बैक्टीरिया कम पनपते हैं। इसलिए
ह्यूमस क्या होती है कि ठंडी जलवायु में ज़्यादा ह्यूमस एकत्र हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ठंडे क्षेत्र है वहाँ पर बैक्टीरिया क्या होंगे कि कम एक्टिव हुए हैं। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो गर्म प्रदेश है वहाँ पर क्या है कि ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर क्या करते हैं कि इसको वनस्पति का जो ह्यूमस है उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थ के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं, ठीक है ना। आर्द्र उष्ण भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि से क्रियाएं सघन होती तथा मृत वनस्पति शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया एवं मृदा के बीच हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि मृदा के जो जीव है, ठीक है ना, बैक्टीरिया एवं मृदा के जो जीव हैं, ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो क्या करते हैं, हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है। देखिए इसमें कथन कारण वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है ना, बहुत जगह पर बन सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखते हैं कि बैक्टीरिया मृदा एवं जीव के बीच, ठीक है ना, हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। फिर जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। इसे कथन कारण के रूप में सत्य के रूप में लिया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। किसे, बैक्टीरिया जो है और मृदा के जो जीव हैं वो हवा से क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं, ठीक है। इससे जो क्या है कि राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों की जड़ों को क्या करते हैं, ग्रंथ में रहता है और मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये इतना रासायनिक क्रियाओं में कन्वर्ट करने वाले ये जीव हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं चींटी, दीमक, केचुए, कृंतक इत्यादि कीट महत्व अभियांत्रिकी सा होता है। इनका महत्व क्या है कि ये क्या करते हैं कि मिट्टी को क्या करते हैं, काटते छाटते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको नाम दे दिया गया कि इनका अभियांत्रिकी यानी कि मशीन की तरह इनका काम होता है, ठीक है ना, मैकेनिकल की तरह इनका काम है। मतलब एक एक मैकेनिकल की तरह ये काम करते हैं, ठीक है ना, अभियांत्रिकी, ठीक है, मैकेनिकल की तरह ये काम करते हैं। क्या करते हैं कि मिट्टी को काटेंगे, बिल बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें जैसे चींटी, दीमक, केचुए ये सब यही काम करते हैं इसमें, ठीक है ना। और जो ये दो तीन जीवों का नाम आया है ना, जैसे राइजोबियम हो गया इनका जो, और ये जो बैक्टीरिया हैं और जो मृदा के जो जीव हैं वो रासायनिक परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। परंतु ये मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। केचुए मिट्टी खाते हैं तथा उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन क्या होता है, फिर परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं कालावधि, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। कालावधि में देखते हैं हम लोग तो ठीक है ना, कालावधि का मतलब है कि कितना टाइम लगता है मिट्टी को बनने में। तो मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं पार्श्विक का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती है, ठीक है। जब लंबे काल तक ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती तभी मिट्टी परिपक्व अवस्था में पहुंच पाती है। थोड़े समय पहले, ठीक है ना, निक्षेपित जो जलोढ़ मृदा या हिमानी टिल से विकसित हुए तरुण युवा मानी जाती है तथा उसमें संस्तर का अभाव होता है। जो थोड़ी कम पहले, मतलब कि तुरंत जो रिसेंटली बने होते हैं, तुरंत बने हुए होते हैं, मतलब थोड़े समय पहले होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उसमें उसे तरुण या युवा मृदा मानी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें संस्तर का क्या होता है, अभाव होता है।
अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी का विकास उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। ठीक है ना। तो इतना याद रखें कि जो यंग युवा है जो यंग या युवा मिट्टी है उसमें संस्तर कम मिलेंगे या विकसित नहीं होंगे, और संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उनकी परिपक्वता के लिए अगर देखा जाए तो कोई विशिष्ट जो कि कालावधि नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अध्याय समाप्त। अब अगले अध्याय में हम लोग जो हमने जो कारक पढ़े हैं सभी, उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बहता हुआ जल किस तरह से काम करता है, अपरदन निक्षेपण किस तरह से करता है, वायु किस तरह से अपरदन निक्षेपण करती है, किस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक आप लोग रिविज़न कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर।